हेलो स्टूडेंट। इससे प्रीवियस क्लास में हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर ली थी। अब इसके बाद हम जो SN1 और SN2 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स उसका जो त्रिविम रसायन, हिंदी में बात करें तो त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे कि हमको देखने को भी मिला था इसमें कुछ डिफरेंस है SN1 और SN2 में, तो उनकी जो स्ट्रक्चर में, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये चेंज कैसे होती है, इसे क्या कहते हैं, कैसे कैसे ये रोटेट होती है, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो SN2 रिएक्शंस है, ये जो SN2 रिएक्शंस है इसके अंदर आप देखिए कि जैसे कार्बन से लगा हुआ क्लोरीन और ये मिथाइल ग्रुप और ये CH3, ये हाइड्रोजन है ना। अब जब हम इससे Br माइनस ऐड करते हैं, इसमें Br माइनस ऐड करते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर एक 5 जो 5 एलिमेंट वाली स्ट्रक्चर बनती है कार्बन की, जो अनस्टेबल होती है, जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है और फिर वो किस में, वो ब्रोमो जो कंपाउंड है वो ऐड हो जाता है, क्लोरो हट जाता है। और ये जो ऐड हुआ है, जैसे ये तो इसमें इस साइड था, लेकिन इसके जस्ट इसमें अपोजिट साइड क्या हो जाता है, ये अपोजिट साइड ऐड हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया, उल्टी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है। और फिर इसी में ही बात करें कि जैसे हमारा ये जो कंपाउंड है ना, अगर हम बात करें जो हमारा ये कंपाउंड है एंटियोमर्स, इसे बोलते हैं एंटियोमर्स। और पहले आइसोमर में थोड़ा सा डिफरेंस समझो कि एंटियोमर्स और आइसोमर। एंटियोमर्स होते हैं अपने प्रकाशिक समायवी, मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोस्पेक्ट में मतलब जो प्रकाशिक समायवता देते हैं वो एंटियोमर्स। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल आइसोमरता या स्ट्रक्चरल समायवी से संरचनात्मक समायवी होते हैं, उन्हें कहते हैं आइसोमर्स, है ना। तो ये प्रकाशिक समायवी को एंटियोमर्स और जो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समायवी होते हैं उन्हें आइसोमर्स कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ देखो ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये जो सबसे पहले SN1 रिएक्शन में किसका, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब कार्बोकैटायन से जो I- जो हमारा, जैसे कि भाई I- इसमें न्यूक्लियोफाइल लिया, तो I- ये जो ऐड होगा, I- जो ऐड होगा, तो ये दो कंडीशन में ऐड हो सकता है। क्या कि अगर वो किस तरफ, इस तरफ इस तरफ अगर ऐड होता है तो उसे कहेंगे R एंटियोमर्स, ठीक है। और अगर वो इस तरफ ऐड होता है तो इसे कहेंगे S एंटियोमर्स, जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। तो R एंटियोमर्स, S एंटियोमर्स, जो भी हमारे ऐसे दो टाइप्स के मिलेंगे आयन। तो ये तो थी हमारी SN1 और ये थी हमारी SN2। तो इनमें जैसे कि भाई R एंटियोमर्स, S एंटियोमर्स और जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, ये हमारे स्टीरियो केमिकल प्रोस्पेक्ट में आते हैं। ये सब स्टीरियो केमिकल प्रोस्पेक्ट में ये सब आते हैं। और हम बात करें इसकी और ब्रीफ स्टडी करेंगे। अब यहाँ देखो कि ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है। तो जैसे कि हम बात करें जो टर्म कायरल है, भाई उस कायरल टर्म को कहाँ से लिया, है ना। ये कायरल टर्म है, इसको कहाँ से लिया, तो ये हमको बताता है जो कायरल है वो क्या होता है। इसको थोड़ा समझो कि कायरल इन जर्नल यूज्ड to describe an object that is not simply impossible on its
मिरर इमेज, जैसे एग्जांपल दिया ह्यूमन हैंड्स, कि कायरल शब्द का यूज़ ज़्यादातर वहाँ होता है, उन ऑब्जेक्ट के लिए होता है जिनकी जो इमेज होती है मिरर, जैसे हम बात करें इसकी जो मिरर इमेज है, ये अपना हाथ है ना। अब ये हाथ की अगर इमेज जो फॉर्म होगी, जैसे कि हम बात करें तो इसकी उल्टी इमेज जैसे यहाँ फॉर्म होगी, कुछ इस तरीके से, है ना। और अगर इन दोनों इमेजेस को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह कवर नहीं करेगी। सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि जब हम इसको ऊपर तरह रखें तो इसको पूरी तरह ढक ले, तो ये पूरी तरह नहीं ढकेगी इसे, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ऐसी जो इमेजेस हैं, है ना, तो वो जो टर्म कायरल है, कायरल शब्द ऐसी इमेजेस के लिए यूज़ होता है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन जब हम इस इमेज को, इस वाली इमेज को अगर इस पे रखेंगे तो फिर ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज मतलब पूरी तरीके से नहीं ढकेगी। तो ऐसे जो इस शब्दों के लिए हमने कायरल टर्म का, कायरल शब्द का यूज़ किया है। जैसे इस डायग्राम में दे रखा है वही कायरल में, जैसे ये हमारा हैंड है, तो इसमें एग्जांपल भी अपन को, जैसे ये हैंड है और ये इसकी मिरर इमेज, मैर की मिरर इमेज, और जब हम इसको इस पर रखेंगे तो ये पूरी तरह नहीं ढकेगा। और जैसे पैर है और ये इसकी मिरर इमेज, जब हम इस इमेज को इस इमेज के ऊपर रखेंगे तो इसको पूरी तरह नहीं ढकेगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, कायरल। ठीक है। और फिर एक और चीज़ आती है कि भाई ढक लेता, पूरी तरह नहीं ढकता है, पूरी तरह नहीं ढकता है तो वो कायरल है ना। लेकिन अगर पूरी तरह ढक ले, जैसे कि हमारे इस स्ट्रक्चर में बात करते हैं, जैसे ये गेंद और इसकी जो मिरर इमेज है वो ये है, जब हम इस इमेज को इस इमेज के ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरी तरह ढक लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, पूरी तरह ढक लेगा। तो और ये अगर जैसे ये हमारा बीकर है, इस बीकर को ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरह ढक लेगा, तो इसे कहते हैं अकायरल, अकायरल। ठीक है। तो कायरल, अकायरल ये हमारे टर्म्स हैं कि अगर सुपर इम्पोज नहीं होता है तो कायरल, सुपर इम्पोज हो जाता है तो वो अकायरल। जैसे यहाँ पे देखो ये सुपर इम्पोज हो गया है, ये तो सुपर इम्पोज मतलब पूरी तरह नहीं ढका है ना। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ ये पूरी तरह ढक गया, तो फिर ये अपना कायरल और ये अकायरल। जैसे कि हमारी डेफिनेशन देखो, कि ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, वो ऑब्जेक्ट जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब एक दूसरे पे पूरी तरह कवर नहीं होते हैं, ऑन देयर मिरर इमेज, उनकी मिरर इमेज से, तो आर सेड टू बी कायरल, तो उन्हें कायरल कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी, और ये जो उनका गुण है, इस नॉन एज कायरलिटी, कायरलिटी के नाम से जाना जाता है। जबकि वाइल ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजेबल, जो सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, तो ऑन देयर मिरर इमेज, उनकी मिरर इमेज के साथ, तो आर कॉल्ड अकायरल, तो उन्हें अकायरल कहते हैं। तो आपको कायरल और अकायरल में डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई ये तो कायरल और ये अकायरल। ठीक है। अब हम यहाँ बैक करते हैं कि ऑप्टिकल केमिस्ट्री में भाई ये कायरलिटी है, ये क्या है। तो कायरलिटी में जैसे इनकी जो मिरर इमेज है, तो इसमें एक स्ट्रक्चरल फार्मूला रहता है। जैसे ये इसकी मिरर इमेज है, और जैसे अपन इसमें बात करें, जैसे ये CH3 का अगर मैं सोचूँगा, जैसे 1 है, ये 2 है और 3 है ना। अब इसमें अगर अपन ये इनका नंबरिंग देखें तो जो 1 2 3 कार्बन, नाइट्रोजन और COOH। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जैसे कि 1 अगर 1 2 और ये 3 है ना।
तो यहाँ पे बात करें तो जैसे 1 पे क्या है, मिथाइल है, और इसमें 3 पे मिथाइल है। तो जैसे ये जब हम नंबरिंग करते हैं मिरर इमेज में, तो जैसे एक जस्ट अपोजिट, जैसे 1 है तो उसका जस्ट अपोजिट, मतलब जैसे यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट में, तो वो सबसे इधर लास्ट में मिलेगा, है ना। तो ये तो थी आइसोमरिज्म केमिस्ट्री। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में और अपन स्टडी करें, जैसे कि यहाँ ये कंपाउंड है ना, और ये इसकी मिरर इमेज है। अब कंपाउंड और ये इसकी मिरर इमेज, अगर हम मिरर इमेज को क्या करें, जैसे इसको अगर हम टर्न कर दें, जैसे कि इसमें दे रखा है, अगर हम इसको टर्न कर देंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के सेम हो जाएगी, है ना। मतलब बात ये है कि जब भी हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट, किसी कंपाउंड की मिरर इमेज को रोटेट करके दोबारा से उसकी जैसी क्या इमेज प्राप्त कर सकते हैं, तो यही हमारी चीज़ इसमें समझा रखी है। जैसे अगर ये हमारा कंपाउंड है, अगर हम इसको रोटेट कर दें, है ना, जैसे 180 पे, जैसे 360 पे तो वो पूरा रोटेट हो जाता है, लेकिन अगर अपन जैसे इसको 180 तक ही रोटेट करें, जैसे यहाँ तक ही रोटेट करें, तो हमको इसका जस्ट अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ये है क्या? ऑप्टिकल जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो ऐसे पता कैसे चला कि भाई ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसके लिए जो हमारे लुईस पास्चर थे, साइंटिस्ट लुईस पास्चर थे, उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, उनकी खोज भी लुईस पास्चर ने की थी। तो इसमें बात करें तो उन्होंने टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ कायरल मटेरियल विद पोलराइज्ड लाइट। जो प्रकाशिक क्रियाएं हैं, प्रकाशिक क्रियाएं हैं, इसका डिराइव्ड में से इसकी उत्पत्ति इंटरेक्शन ऑफ कायरल मटेरियल विद पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट की कायरल मटेरियल के साथ जो इंटरेक्शन था, उनका अंतर संबंध था, उससे इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है। तो जैसे कि उन्होंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, उसको एक जो फिल्टर पेपर था उसके बीच में यहाँ पे एक छेद था, तो उसके थ्रू इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सोल्यूशन में क्या किया, सोल्यूशन से निकाला। तो सोल्यूशन से निकाल के जैसे ये सीधा अगर बीच में, जैसे किसी कंपाउंड की अगर स्ट्रक्चर ये थी, है ना, तो उसमें 2 प्रकार के रोटेशन मिले। जैसे ये तो इसकी सिंपल स्ट्रक्चर थी, लेकिन इसमें 2 टाइप्स के रोटेशन मिले। क्या कि भाई एक में जो रोटेशन था वो इसके क्लॉकवाइज था, एक में रोटेशन इसके क्लॉकवाइज था, और दूसरे में जो रोटेशन था उसके एंटी क्लॉकवाइज था। तो एक जैसे कंपाउंड थे भाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हमने इस कंपाउंड से होकर गुजारा, तो उसमें जो सिंपल वाले जो कंपाउंड थे उनमें 2 टाइप्स का रोटेशन मिला। एक तो क्लॉकवाइज, है ना भाई, क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज मिला, जो क्लॉकवाइज मिला उसे तो कहते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो है ना, और जो एंटी क्लॉकवाइज मिला उसे कहते हैं लेवियो। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी हमारे 2 टाइप्स के इसमें क्या मिले, कंपाउंड मिले। तो डेक्स्ट्रियो रोटेटरी थे, उन्हें तो प्लस या डी के नाम से जाना जाता है, और जो लेवियो रोटेटरी हैं उन्हें माइनस या फिर एल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कि ये भाई जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जैसे पोलराइज्ड लाइट के थ्रू किस तरीके से जो 2 तरीके के कंपाउंड मिले, जो क्लॉकवाइज थे उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा, जो एंटी क्लॉकवाइज थे उनको लेवियो रोटेटरी कहा। तो इस तरीके से जो लुईस पास्चर थे उन्होंने पोलराइज्ड लाइट के थ्रू, पोलराइज्ड लाइट जो कायरल कंपाउंड थे, है ना, ये जैसे कायरल कंपाउंड थे, उनके ऊपर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकाल के 2 तरीके के रोटेशन पता किए कि डेक्स्ट्रो रोटेशन और लेवियो रोटेशन,
ठीक है। तो डेक्स्ट्रो जो भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेवियो रोटेशन दिखाता है उसे लेवियो रोटेटरी कहते हैं, और प्लस टी और माइनस एल भी ने कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई कायरलिटी का टेस्ट कैसे करेंगे। तो कायरलिटी का टेस्ट करना आप देखिए कि जैसे कि हम बात करें प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल की स्ट्रक्चर जब हम बनाएं तो जैसे ये CH3 CH3 और यहाँ पे C प्रोपेन टू ऑल, तो 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल जो हमारा कंपाउंड है इसमें देखो कि भाई जो मतलब कायरलिटी कायरल कार्बन है वो जब ही होगा जब ये जो कार्बन है इससे जुड़े हुए जो चारों समूह हैं, जैसे टेट्राहेड्रल में होता है ना कार्बन, तो उससे जुड़े जो चारों समूह अलग अलग हों। तो जैसे इसमें एक तो हाइड्रोजन हो गया है ना, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा OH, लेकिन तीसरा CH3 और तीसरा भी CH3, तो इसमें 2 CH3 सेम हो रहे हैं, तो इसलिए क्या है ये कायरल नहीं है, ये है अकायरल, ये है अकायरल, ठीक है। तो यह है अकायरल। कायरल जब भी होगा जब चारों कार्बन से जुड़े हुए चारों जो समूह हैं वो अलग अलग हों, है ना। जैसे कि हमारे नेक्स्ट में देखो ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल में क्या कंडीशन बनती है ये देखो। जैसे ब्यूटेन टू ऑल की स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे CH3 CH2 CH3 और 2 पोजीशन पे यहाँ पे OH जोड़ दिया, है ना। अब हम देखो कि भाई चारों तरफ अलग अलग अटैच हैं या नहीं। जैसे भाई चारों तरफ अलग अलग अटैच हैं या नहीं, तो हम देखेंगे जैसे एक कार्बन से एक तो क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है ना, एक तो ये हाइड्रोजन, दूसरा C2H5 और तीसरा OH और चौथा CH3। तो इसमें जो कार्बन है, कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, तो चारों से अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, तो ये जो कार्बन कहलाएगा ये हमारा कायरल कार्बन कहलाएगा। तो ये कायरलिटी के लिए टेस्ट है ना। तो कायरलिटी के लिए ये टेस्ट है, इसे आप ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड की कायरलिटी टेस्ट करवाता है तो आप उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप देखिए, तो आपको पता चल जाएगा वो कायरल है या नहीं। फिर उसके बाद में आता है अपने एनेंटियोमर मीन्स प्रकाशिक समायवी। जैसे मैंने बताया था जो आइसोमर्स होते हैं वो तो स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक रूप से आइसोमर होते हैं, समायवी होते हैं, और जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो जो अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब जो उनकी अपन बात करें त्रिविम रसायन, उनके रसायन जो स्टीरियो केमिस्ट्री में जो प्रोस्पेक्ट है उनके प्रकाशिक समायवी हैं, तो वो उन्हें एनेंटियोमर्स कहते हैं। जैसे कि हम बात करें 2 स्ट्रक्चर है कि द स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं त्रिविम समायवी होते हैं, रिलेटेड ईच अदर टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। मतलब कि जैसे ये अपना कंपाउंड है ना, ये हमारा जो कंपाउंड है और इसकी इमेज ये है। अब इसमें कंपाउंड तो सारे सेम अटैच्ड हैं, कंपाउंड तो सारे इसमें भी सेम अटैच्ड हैं, लेकिन ये क्या है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो कंपाउंड अगर जैसे फार्मूला तो सेम है लेकिन क्या है स्ट्रक्चर तो इनकी अलग अलग है। स्ट्रक्चर में क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट है, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज वाले जो कंपाउंड है वो एनेंटियोमर्स कहलाते हैं। जैसे एनेंटियोमर पोजेस
आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नेमली मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और रिफ्रैक्टिव। मतलब जो इनकी आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि बात करें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है, वो समान रहते हैं। और फिर इसके साथ बात करें कि दे ओनली डिफर रेस्पेक्ट द रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वन एंटियोमर्स इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अदर विल बी लेवियो। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस जो पेज पे पढ़ा था कि भाई जो इनको ओनली जो रोटेशन है, इनके रोटेशन के अकॉर्डिंग ये अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज, अगर हम बात करें क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लेवियो रोटेटरी। तो हमको ये ध्यान रखना है बात, ठीक है। तो एनेंटियोमर्स क्या होते हैं भाई, ये एक दूसरे के जो इमेज आइसोमर्स होते हैं। मतलब जैसे कोई कंपाउंड है, कंपाउंड और इसकी अगर ये इमेज है तो इनका कंपाउंड का फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी ये क्या है, आइसोमर है, तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी अलग होती है, उल्टी होती है। तो ऐसे जो आइसोमर्स हैं उन्हें अपन स्टीरियो आइसोमर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे पे क्या है सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो उन्हें एनेंटियोमर्स कहते हैं, प्रकाशिक समायवी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है रेसिमिक मिक्सचर। भाई रेसिमिक मिक्सचर में हम बात करें, जैसे ये हमारा कंपाउंड है ना, जैसे ये है, इसको मैंने ले लिया डी, ये तो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये है हमारा लेवियो रोटेटरी। तो किसी जैसे हमारा जो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के अंदर जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होंगे और लेवियो रोटेटरी भी होंगे। तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और जो लेवियो रोटेटरी हैं, ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में, जैसे कि 50-50 हम लेते हैं, 50-50 लेते हैं, तो 50-50% में लेने पर, जब मिलाने पर इक्वल प्रोपोर्शन में, तो इनका जो रोटेशन होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे एक ये हमने डेक्स्ट्रो लिया और दूसरा लेवियो लिया, तो इनका जो रोटेशन है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और ये एकदम नॉन रोटेशनल हो जाते हैं। तो एक का रोटेशन से दूसरे का रोटेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और फिर वो एक सीधी सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यही इसने बताया कि भाई रेसिमिक मिक्सचर हैं जो होते क्या हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंटियोमर्स, अगर किसी मिक्सचर में दो प्रकाशिक समायवी रख दें या एनेंटियोमर्स रख दें इन इक्वल प्रपोर्शन में, तो विल हैव ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन, तो उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। एज द रोटेशन ड्यू टू द वन आइसोमर विल बी कैंसल बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर। क्यों? क्योंकि एक जो आइसोमर का रोटेशन है वो दूसरे आइसोमर के रोटेशन से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे जो मिक्सचर होंगे उन्हें कहेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। उन जो मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर्स कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिमिक मिक्सचर में, और एक और चीज़ कि रेसिमिक मिक्सचर जो सच मिक्सचर एज रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमी मॉडिफिकेशन, जो ऐसे मिक्सचर हैं उनको जो रेसिमिक मिक्सचर के नाम से और रेसिमिक मॉडिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे रेसिमिक मिक्सचर को जो अपन डिफ़ाइन करते हैं तो इनको प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है इस साइन से हमको पता चलता है कि ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस साइन रेसिमिक मिक्सचर को डिनोट करता है ना। और ये जो प्लस माइनस साइन है इससे ये पता चल रहा है कि इसमें 50% तो क्या है, 50% तो इसमें डेक्स्ट्रो है और 50% लेवियो रोटेटरी कंपाउंड है। अब इसमें हमको बताना है कायरल और एकायरल मॉलिक्यूल पता करने हैं। कायरल और एकायरल मॉलिक्यूल पता करने के लिए पहले सीधा सिंपल से है, अगर कार्बन से जुड़े हुए जो चारों अपने जो कंपाउंड है, अगर चारों कंपाउंड अगर सेम है तो वो जिस चारों में से कोई भी सेम है,
और चारों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं तो वो कायरल। और चारों अगर एक जैसे हैं, चारों में से अगर कोई भी जैसे एक जैसा सेम आ रहा है तो वो होगा एकायरल। ठीक, जैसे ये वाला कंपाउंड देखो, इसमें चारों कार्बन से चारों जो ग्रुप हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, और एक ब्रोमीन है, और एक OH, चारों अलग अलग हैं तो ये है अपना कायरल। और जैसे कोई भी दो अगर सेम हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन सेम हो गए तो ये एकायरल। ठीक है, और अदर कंपाउंड को जैसे टेस्ट करें, जैसे ये कार्बन है ना, इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप देखो, एक तो OH, एक H और एक CH3, है ना। और फिर दूसरा आ रहा है अपना जैसे 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपिल ग्रुप, तीसरा अपना प्रोपिल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप अटैच है तो चारों क्या हो गए, डिफरेंस हो गए, तो ये है अपना कायरल। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखो प्रोपिल जो अपना इथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ OH, तो ये दोनों सेम हो गए तो ये हो गया एकायरल। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड में बात करें, इस वाले कंपाउंड में हम देखें तो जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से इस वाले कंपाउंड में देखिए 1 में, तो ब्रोमीन से एक तो जुड़ रहा है हमारा हाइड्रोजन, मतलब कार्बन से एक हाइड्रोजन, और एक से Br, एक से मिथाइल, और एक से इथाइल। है ना, और तो ये चारों डिफरेंस हैं तो ये है अपना कायरल, है ना। और फिर जैसे अगर इसमें बात करें तो इसमें जो कार्बन है, कार्बन से दो, एक तो ब्रोमीन जुड़ रहा है, जैसे अगर इस वाले कार्बन की बात करें, है ना, और इसमें ये वाले कार्बन की, एक में ब्रोमीन और दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इस हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे, और एक जो प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है C3H7, तो उससे जैसे ये दो ग्रुप सेम हो गए तो ये एकायरल हो गया, एकायरल कार्बन हो गया। मैं बना लूँगा कहीं, तो एकायरल सब्जी, तो एकायरल कार्बन से ये अपना जो एकायरलिटी है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड कायरल है या नहीं है। तो ये हमारा बताता रहता है कि कायरल कंपाउंड क्या है, एकायरल कंपाउंड क्या है। तो ये सीधा सिंपल तरीका है कायरलिटी को पहचानने का। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिटेंशन क्या होता है वो देखो। तो पहले तो रिटेंशन के बारे में जनरल आप नॉलेज लो कि रिटेंशन होता क्या है। तो रिटेंशन के बारे में बात करें कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी। अब प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी क्या होती है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करना। जब मैं एग्जांपल दूं तो प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ ए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो अपन बात करें जो संरूपण है किसी जो कंपाउंड है उसकी संरचना का बचा रहना, या उसकी इंटीग्रिटी मतलब उसकी नंबरिंग है अपन जो करें कंपाउंड्स की, वो नंबरिंग का बचा रहना, सेफ रहना, तो वो वो कहलाता है अपना क्या, वो कहलाता है अपना रिटेंशन। कैसे कि केमिकल रिएक्शन में भाई रिटेंशन कैसे होता है, तो उसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, देखिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए कि जैसे हमारा कंपाउंड है CH, है ना, कार्बन है, कार्बन से मैंने एक तो चारों अलग अलग ग्रुप जैसे अटैच किए,
चारों अलग अलग ग्रुप अटैच किए, है ना। जैसे एक तो हाइड्रोजन, ठीक, और एक अपना CH3 C2H5 और यहाँ पे मैंने Br, है ना, Br ये अटैच है। तो जब इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल अटैच किया Cl माइनस, है ना, तो Cl माइनस जब मैं अटैच करता हूँ, है ना, तो जो Cl माइनस है, अगर Cl माइनस का जो अटैचमेंट है इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे कि मैं बात करूँ Cl, है ना, और ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ जैसे ये हाइड्रोजन और ये C2H5 और ये CH3। तो यहाँ देखो जो फंक्शनल ग्रुप है एक Br वो Cl से चेंज हो गया किसी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन जो नंबरिंग बात करें, जैसे नंबरिंग थी तो जैसे CH3 की नंबरिंग इसमें 1 थी, इसमें 2 थी, और इसमें Br था जो फंक्शनल ग्रुप था उसकी 3 थी। और वैसे ही जो नंबरिंग है इसमें सेम बनी रही, जो इंटीग्रिटी थी, कॉन्फ़िगरेशन था, तो CH3 भी 1 रहा, है ना, C2H5 भी 2 रहा, 2 पोजीशन पे रहा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें ये CH3 1 तो इसमें भी 1, और जो फंक्शनल ग्रुप था Br वो 3 पोजीशन पे था, और जो नया ऐड हुआ वो भी 3 पोजीशन पे हुआ। तो इस प्रकार से जो रिएक्शंस में इंटीग्रिटी जो बनी रहती है, इंटीग्रिटी जो बना रहना वो कहलाता है हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन सॉरी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब फिर हम बात करें कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि मतलब जो नंबरिंग बनी रहती है वो रिटेंशन, लेकिन अगर नंबरिंग चेंज हो जाती है तो उसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं वो देखो। जैसा कि हमारे बात करते हैं उसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वो आपको जैसे यहाँ पे हो जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे देखो कि ये जो Cl था वो इधर अटैच था, है ना, जब इससे Br हमने यहाँ अटैच किया तो जैसे ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके अटैच हुआ, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके जब ये अटैच हुआ तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, और फिर बाद में जैसे Cl माइनस तो निकल गया ये यहाँ पे, और Br माइनस जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाके अटैच हुआ। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे जैसे यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे देखो ये CH ये C2H5 आएगा, ये C2 इसको भी C2H5, है ना, और यहाँ पे भी ये C2H5। तो यहाँ पे देखो जो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अब आप काउंटिंग करो, आप नंबरिंग की काउंटिंग करो, है ना, नंबरिंग की काउंटिंग करोगे तो जैसे 1 ये यहाँ पे अगर ये 1 था, ये 2 था, है ना, और यहाँ 3, और ये जो C2H5 था अपना C2H5 ये था 4 पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे अपन देखें, है ना, तो आप इसकी पोजीशन देखना, अब ये लास्ट में आ गया, कैसे भाई, अब जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट की थी काउंटिंग करना, तो इसमें भी यहाँ से करेंगे तो इसमें 1 पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, फिर ये 2 पे आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, जस्ट अपोजिट, मतलब ये नंबरिंग यहाँ पे चेंज हो गई। जो इंटीग्रिटी थी, इंटीग्रिटी जो नंबरिंग थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब इंटीग्रिटी जब ख़त्म हो जाती है तो उसे इन्वर्जन जो कॉन्फ़िगरेशन में इंटीग्रिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इंटीग्रिटी मीन्स जो उनकी नंबरिंग है वो बनी रहती है, तो वो नंबरिंग बनी रहती है तो वो रिटेंशन, भाई अगर नंबरिंग बनी रहती है तो वो रिटेंशन, और अगर नंबरिंग नहीं बनी रहती, इंटीग्रिटी नहीं बनी रहती तो वो इन्वर्जन। ये अपना सीधा सिंपल है, इंटीग्रिटी जो लॉस ऑफ इंटीग्रिटी हो जाती है वो इन्वर्जन। अब इस जो रेसिमिकेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में जो रेसिमिकेशन होता है उसमें 50% तो इन्वर्जन होता है और 50% रिटेंशन होता है। 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, मीन्स 50% तो उसमें इंटीग्रिटी चेंज हो जाती है और 50% में इंटीग्रिटी चेंज नहीं होती, ठीक है।
और ये किस में मिलता है 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन अपना मिलता है SN1 रिएक्शन में। ओके, जैसे कि और SN2 में बात करें, SN2 में क्या हो रहा है, SN2 में तो पूरा ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा ही क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ पे अपोजिट मिल रही है। तो इसमें क्या होता है 100% इन्वर्जन होता है, रिटेंशन नहीं होता। तो आपने देखा भाई कि जो SN1 था, SN1 में तो 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, और अगर हम बात करें SN2 में तो SN2 में 100% इन्वर्जन मिला था। अब इसी जैसे SN2 हमने देख लिया। अब SN1 में देखो कि SN1 में 50% रोटेशन और 50% रोटेशन कैसे मिला, तो वो देखो, उस चीज़ को समझो। जैसे ये हमारा SN1 का जो 3 डिग्री वाले कंपाउंड थे, तो ये फर्स्ट क्या करते हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। अभी कार्बोकैटायन का जैसे अगर ये 2 टाइप से हम बात करें, अगर वो राइट साइड, अगर जैसे न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये राइट साइड अटैच हो, राइट साइड अटैच होता है तो वो R एंटीयूमर्स, मतलब राइट एंटीयूमर्स का फॉर्मेशन करता है ना। जैसे यहाँ पे ये किधर किधर की तरफ अटैच हो रहा है, ये राइट अटैक सॉरी अपोजिट हो गया। अगर I अटैक्स फ्रॉम लेफ़्ट, अगर ये लेफ़्ट की तरफ अटैक करता है, ये लेफ़्ट की तरफ अटैक करता है, तो यहाँ पे जैसे ये लेफ़्ट की तरफ अटैक्ट करता है, जैसे I अट्रैक्ट फ्रॉम लेफ़्ट, जब लेफ़्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेफ़्ट की तरफ जुड़ेगा, तो उसे बोलेंगे R एंटीओमर्स, है ना। लेफ़्ट की तरफ जुड़ता है तो R एंटीओमर्स, और अगर राइट की तरफ जुड़ता है, जैसे ये ब्लू लाइन इसमें शो हो रही है ना, ब्लू लाइन अगर राइट की तरफ जो जुड़ता है, जैसे I अटैक्स फ्रॉम राइट, तो उसे S एंटीओमर्स कहते हैं। इस चीज़ को एक और बार समझ लो, कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए कि भाई अगर I, है ना, अगर I किसकी तरफ, लेफ़्ट की तरफ अटैच हो, तो यहाँ जो बुक का पेज है तो इसमें राइट लेफ़्ट इस तरफ है, अगर लेफ़्ट की तरफ अगर अटैक होता है तो S एंटीओमर्स, और अगर राइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे ये राइट की तरफ, तो वो होगा हमारा S एंटीओमर्स। तो R एंटीओमर्स और S एंटीओमर्स ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑप्टिकल जो एंटीओमर्स हैं। एंटीओमर्स मीन्स प्रकाशिक समायवी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जैसे I माइनस तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था, और Cl माइनस यहाँ पे निकलने वाला ग्रुप था, लिविंग ग्रुप था। और फिर इसके बाद में जो हमारी बुक में इसके बारे में जनरल थ्योरी दी हैं, तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेना कि भाई जो R प्लस क्लॉकवाइज था, तो उसे पॉजिटिव रोटेट टुवार्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज, तो जो अपन ने बताया है पूरी चीज़ उसी के बारे में बताई है इसने। तो आप बुक में से इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, और आपका ये पूरा टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। और एक और चीज़ देख लो कि इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमिशेशन, ये तीनों का भाई कैसे मिलते हैं, है ना। एक ही अगर रिएक्शन की बात करें तो उसमें देखो, जैसे ये हमारा कंपाउंड है ना, इन्वर्जन, देयर आर 3 आउटकम्स फॉर ए रिएक्शन ऑफ एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर एसिमेट्रिक, जो असममित कार्बन है ना, असममित कार्बन वही होता है जिससे चारों ग्रुप क्या हों, जो चारों समूह जुड़ रहे हों वो अलग अलग जुड़े हों। तो एसिमेट्रिक कार्बन से जब हमको पता चलता है, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ क्या, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमिशेशन, कैसे कि व्हेन ए बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड, जब बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड हो जाए टू एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज़ ब्रोकन, जब डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ कोई बॉन्ड टूट जाए, तो कंसिडर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एक्स बाय वाई, तो एक्स किस में, वाई में चेंज हो जाता है। तो फॉलोइंग रिएक्शन मीन्स, अब जैसे यहाँ पे देखने की कोशिश करो, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करता हूँ। यहाँ देखो, जैसे ये कंपाउंड है, मेन अपना कंपाउंड ये है ना। अगर यहाँ पे से ये जो एक्स है ना, एक्स 2 टाइप से चेंज हो रहा है। जैसे एक्स एक तो क्या हो, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे वाई अगर अटैच हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है ना, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हुआ है तो ये तो इन्वर्जन हो गया, ठीक। अब हम बात करें
तो यहाँ पे उसी डायरेक्शन में अटैच हुआ है, लेकिन इंटीग्रिटी बन रही है। इंटीग्रिटी बन रही है तो फिर ये हो गया रिटेंशन, है ना। इसमें इंटीग्रिटी नहीं बन रही है, इसमें इंटीग्रिटी बन रही है, तो ये हो गया रिटेंशन। और अगर इन दोनों को अगर अपन क्या कर दें, इन दोनों को अगर हम अपन मिक्सचर कर दें, ए और बी को हम मिक्सअप कर दें इन दोनों को, तो जो मिक्सचर होगा उसे बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन और रेसिमिसेशन ये हमारा इसमें हो गया। अब ये सब चीज़ें थी जो हमें इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो आपकी जो पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसमें क्लियर हो जाएगी, इन जो वीडियो है इससे पूरी क्लियर हो जाएगी। और आप बुक से स्टडी करें, बुक की क्वेश्चन सॉल्व करें स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको पूरी सहायता मिलेगी। तो आप जल्दी से जब भी हो सके तो इसको वीडियो को फटाफट देखें और इस जो यूनिट है इसको अच्छे से स्टडी करें।